तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होता है। तो कम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, सेल कैन बी ग्रुप्ड इनटू ग्रुप, सीरीज में भी कर सकते हैं और उसको हम पैरेलल में भी कर सकते हैं। तो जो हम पहला सॉल्व करेंगे वो क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं डायग्राम बनाएंगे तो हम सेल ले लेते हैं, हम एन नंबर ऑफ सेल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहला सेल आ गया, ये हमारे पास दूसरा सेल आ गया, ये हमारे पास तीसरा सेल आ गया, ऐसे ही सो ऑन हमारे पास ये आ गया, हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल आ गए। ठीक है, तो सेल आपको पता है एक एक बड़ा टर्मिनल होता है सेल में, एक छोटा टर्मिनल होता है। ठीक है, इन सबके क्रॉस जो ईएमएफ है ना सेल की ईएमएफ, वो क्या मान लेते हैं ई। ठीक है, ईएमएफ क्या मान ली, ई, यहाँ पे भी ई और यहाँ पे भी ई। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी पता है कि सेल जो होता है हर एक सेल के अक्रॉस अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, अगर एन नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास हैं जिनके ईएमएफ कितने हैं, एन नंबर ऑफ सेल हैं, ईएमएफ कितने ई है, तो उन सब के अक्रॉस हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो हम लिखेंगे आर लिखेंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने सीरीज ऑफ सेल ली है इनको हमने क्या करना है, करेक्ट करना है किसमें, सीरीज में सिलेक्ट कर दिया। अब सीरीज में जब होता है तो आपको पता है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए एक ही रास्ता उसको सीरीज में बोलते हैं। तो इस एंड से अगर हम जाएं तो हमारे पास एक ही वे है जाने का, तो ये सीरीज में हमने लगा दिया। ठीक है, इसके साथ हमने क्या लगा लेना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देना हमने, ये हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया क्या, कैपिटल आर। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया कैपिटल आर। तो वही जो लिखा है हमने इधर लेट किया हमने एन बी द नंबर ऑफ सेल्स ईच हैविंग ईएमएफ ई, सबके क्रॉस ईएमएफ कितनी है, ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इतना हमने कर लिया अभी तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमें पता है एक चीज, पहले बात ना आपने हमने पीछे भी किया ना सीरीज और पहले ग्रुपिंग ऑफ जो पीछे करके है, नेक्स्ट हमने पिछले वीडियो में डाला हुआ है। तो याद रखना है जब सीरीज में होता है ना तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट, सभी सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट, और करंट क्या होता है, सेम। ऐसे ही पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या हो जाता है हमारे पास, वी करके लिख रहे हो, पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है, और यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, करंट क्या हो जाता है करंट हमारे पास यहाँ पे होता है डिफरेंट। एक तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है। अब दूसरा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमें पता है, हमें एक चीज का पता है कि जो आई होता है ना करंट, आई होता है करंट, वो किसके बराबर होता है, वी अपॉन में आर। इसको याद में रखना। ठीक है, आई किसके बराबर होता है, वी अपॉन में आई। तो आई हमारे पास करंट है, वी हमारे पास पोटेंशियल है जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, और आर हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन में हमने करना है। अब हमें पता है हमारे पास कितने हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, उन सबके क्रॉस ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा नेट करंट क्या बना। तो नेट करंट की क्या कैसे हम देखेंगे, तो नेट करंट आपको पता है कैपिटल आई कर लेते हैं हमारे पास टोटल करंट। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बराबर। अब यहाँ पे एन नंबर ऑफ सेल्स हैं हमारे पास, तो एन नंबर ऑफ अगर सेल्स हैं, इन सभी सेल्स के, इन सभी सेल्स को हम क्या करेंगे, इन सभी सेल्स की ईएमएफ को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, टोटल ईएमएफ बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टोटल ईएमएफ आ जाएगा। हमारे पास आई किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है ना। तो अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल्स हो गए तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल सभी सेल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको प्लस करने करके एक हमें बनाना पड़ेगा। तो हम आप मान लेते हैं आई बी की जगह क्या आ जाएगा, टोटल ईएमएफ। ऐसे ही हमारे पास रजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर एन नंबर ऑफ सेल तो रजिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, टोटल रजिस्टेंस हमने निकालना है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हमारे पास आई आ गया, अब आई टोटल ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अब ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सभी पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, नेट पोटेंशियल आएगा। तो हम मान लेते हैं जो नेट पोटेंशियल है ना, टोटल पोटेंशियल, वो ई डैश है। तो ई डैश हमारे पास कैसे आ जाएगा, सभी पोटेंशियल को प्लस करो, ई प्लस ई प्लस ई प्लस सो ऑन कहाँ तक है, एन नंबर ऑफ, तो यहाँ पे लिखते हैं एन लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, फिर टोटल ईएमएफ की जगह हम क्या लिख देंगे, ये हमारे पास टोटल ईएमएफ है, इधर लिख देंगे ई डैश।
ऐसे ही टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब डायग्राम में देखो, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है जिसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये वाले रेजिस्टेंस है जिनको हम हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इनको इनका अगर टोटल हमने निकालना तो क्या मान लेते हैं हम, आर डैश मान लेते हैं। तो ये कैसे आएगा, R1 आर अप टू एन तक आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये वाला। अब अगर हमें डायग्राम को देख के चले, एक हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और एक क्या है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो सिंपल हमारे पास आर ही है तो उसको आर लिख लेंगे, प्लस साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का अलग है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, आर डैश। तो इधर हम रख लेंगे आर डैश। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेट करंट। ये हमारे पास नेट करंट की हमारे पास एक वैल्यू आ गई जो किसके बराबर है, टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस की। इसको मान लो फर्स्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें निकालने की जरूरत क्या है, अब हमें एक ये निकालना पड़ेगा, नेट जो हमारे पास ईएमएफ ये निकालना पड़ेगी, दूसरी नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगी। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। हमें पता है, वी नो दैट, ठीक है, नेट ईएमएफ। अब हम ही ने नेट की नेट ईएमएफ क्या है, ई डैश। तो ई डैश किसके बराबर आएगी, पहले सेल की ईएमएफ, दूसरे सेल की ईएमएफ, तीसरे सेल की ईएमएफ, सो ऑन अप टू एन नंबर ऑफ सेल की ईएमएफ को एन लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ई कॉमन निकाल लूँ तो पीछे क्या बचा, 1+1+1+ सो ऑन अप टू एन बच गया। ठीक है, अब ये जो है ना 1+1+ सो ऑन अप टू एन, इसको हम क्या लिखते हैं, ई डैश इज इक्वल, इसको हम एन लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में ये हमारे पास जो ई आ गया ये आ जाएगा, तो ई डैश की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मान लेना आपने सेकंड। ऐसे ही क्या निकालना है, ऐसे ही निकालना है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल आर डैश। तो आर डैश किसके बराबर आ जाएगा, पहले का रेजिस्टेंस, दूसरे सेल का रेजिस्टेंस, तीसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस सो ऑन अप टू एन वाले का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या हुआ, आर कॉमन आ गया, 1+1+1+ सो ऑन अप टू एन। तो आपको पता है 1+1+1+ सो ऑन अप टू एन का किसके बराबर होता है, एन के बराबर ही होता है। तो आर डैश क्या आ जाएगा, एन और आर आ जाएगा। थर्ड मान लो, कुछ नहीं करना है, पुट कर दो, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट आपको पता है क्या है, आई इज इक्वल टू ई डैश अपॉन आर डैश प्लस आर। तो आई को आई रहने दो, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई डैश की क्या वैल्यू है हमारे पास, एन ई, तो इधर एन ही डाल देते हैं, अपॉन में आर डैश की क्या है, एन आर, एन आर प्लस आर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, अब हम इसके स्पेशल केस करते हैं। तो जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस आ जाता है हमारे पास, दो स्पेशल केस हमारे पास इसके। तो पहला स्पेशल केस आ जाता है, इफ ये जो स्मॉल वाला आर है ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इज़ वेरी स्मॉलर देन रेजिस्टेंस आर। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा छोटी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज जो छोटा वाला आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। इसको पुट करो तो आई क्या आ जाएगा, एन ई, छोटा वाला आर अगर जीरो के बराबर है, ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। तो पीछे बचा कौन, पीछे बचा हमारे पास कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल आर। तो ये जो करंट की वैल्यू ना, एन नंबर ऑफ सेल्स इनटू ई अपॉन आर, तो ये हमें हमेशा मैक्सिमम करंट देती है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा केस देखोगे वो आपको समझ लग जाएगा। अगर मैं बोलूं इफ आर इज लार्जर, बहुत ज्यादा बड़ा है ये, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी है किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, इसका मतलब क्या है, आर कैपिटल किसके बराबर है, जीरो के। तो इसको वैल्यू पुट करो तो आई क्या आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा, एन ई अपॉन में ये वाले आर की बात, जब ये जीरो हो गया पीछे को बचा एन आर बचा। ठीक है, एन स्मॉल वाला आर बचेगा, सॉरी क्या बचा, एन और स्मॉल वाला आर बचा। ठीक है, तो एन के साथ एन कट गया तो आई किसके बराबर है, ई अपॉन आर के बराबर है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम कौन होगा, यहाँ पे अगर मान लो ई और आर दोनों को करके हमारे पास 10 है, और यहाँ पे भी ई और आर दोनों को अगर सॉल्व करें 10 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में एन नंबर ऑफ सेल्स, इसके साथ नहीं है। तो अगर एन नंबर ऑफ सेल 5 है तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करो, फाइनल एवरेज कितना है 50, यहाँ पे कितना फाइनल 10। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, ऊपर वाला। इसलिए मैंने बोला आपको,
तो मैक्सिमम जो करंट मिलता है वो कौन से केस में मिलता है, ऊपर वाले केस में मिलता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है मैक्सिमम करंट कौन से केस में मिलता है हमारे पास, मैक्सिमम करंट मिलेगा व्हेन इधर मैं लिख देता हूँ, करंट इज मैक्सिमम व्हेन internal resistance is very small as compared to external resistance कैपिटल आर। ये वाला कौन सा है, स्मॉल। तो इस केस में, सीरीज के केस में याद रखना है जब छोटा वाला आर इंटरनल रेजिस्टेंस सब कम होता है उस टाइम पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब ग्रुपिंग ऑफ हमने सीरीज में पढ़ा, ऐसे ग्रुपिंग ऑफ सेल हम पैरेलल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैरेलल के लिए हमने कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, सबके क्रॉस ईएमएफ कितना है, ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस सारा सबका हर एक सेल का आर होता है, और उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगी, मान लो हमारे पास एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, सो ऑन अप टू एक ये सेल है। ठीक है, तो ये पहला वाला सेल आ गया, ये दूसरा वाला सेल आ गया, ये तीसरा वाला सेल आ गया, और ये n नंबर वाला सेल आ गया। अब हम लोगों को एक चीज पता है इसमें, ठीक है, एक चीज इसमें हमें क्लियर है कि जब हमारे पास पैरेलल में होते हैं ना, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अगर पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब इधर भी इतना जितना ईएमएफ इधर है उतना ही हमारे पास n नंबर तक ईएमएफ होगा। ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। इन इन सब के क्रॉस क्या आएगा, इन सब के क्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा आर, 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 और इसके क्रॉस भी आएगा आर। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया कैपिटल आर। अब आप लोगों को एक चीज पता है, मैंने पहले भी आपको बताई है कि जो क्या बोलते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम ही होता है। ठीक है, अब सेम क्यों होता है, सीरीज में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक ही रास्ता होता है। तो अगर पोटेंशियल हमें 10 का पोटेंशियल इधर दिया है, तो पहले वाला सेल जितना पोटेंशियल यूज करेगा, मानो 2 कर लिया, पीछे की तरफ बचा 8, तो इसके पास की तरफ बचा 8। अब इसमें से इसने 4 यूज कर लिया, तो 4 इसने यूज कर लिया, तो पीछे की तरफ बचा, फिर से 4 बचा। तो हर एक सेल के क्रॉस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर 4 सेल हैं तो आगे भी डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, अगर ये एक सेल लगा, एक सेल ये लगा, एक सेल ये लगा, ठीक है। अब क्या होता है, मेन जो हमारे पास आ रहा है वो पावर इधर से आ रही है, तो इधर तक पहुंचू, मान लो 10 पहुंची पावर, पोटेंशियल 10 पहुंची, यहाँ तो पोटेंशियल इस रास्ते जाएगी, तब भी इस सेल के पास कितना है 10। अगर उस रास्ते नहीं गई तो इस रास्ते जा सकती है। ठीक है, तभी इसके पास पोटेंशियल कितना है 10। अगर इस रास्ते भी नहीं गई तो थर्ड वाला ऑप्शन उसके पास ये है। तो इस केस में तीनों के पास पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। ठीक, बस यही मैंने आपको समझाना था। अब यही आगे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, वी अपॉन आर। ये हमने पहले ही पिछले में करके आए हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। हमारे पास सेम स्टेप करने हैं। नेट करंट किसके बराबर आ जाएगा, नेट करंट आ जाएगा आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो आपके पता है, आपको आई इज इक्वल टू, हमें ई डैश ले लेंगे हम पूरा ये सबका उसका ईएमएफ टोटल, और आर डैश इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करके ले लेंगे, प्लस आर हमारे पास एक्सटर्नल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पता है सेम स्टेप हमने फॉलो करने। अब इस केस में क्या करना है, एक चीज आपके पास आ जाती है, हमें पता है नेट ईएमएफ जब हम निकालने जाएंगे ना, ई डैश। ठीक है, पिछले वाले केस में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक सीरीज में हर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए उसका नेट जब निकाला ऐड करा। ठीक है, अब इसका क्या सेम ही है, तो सेम ही अगर है तो इसको हम क्या ले लेंगे, ई ही मान लेंगे। ठीक है, इसको मान लो आप फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब आप लोगों को एक और चीज का पता होना चाहिए, जब रेजिस्टेंस हम सीरीज में निकालते हैं ना, उसका आंसर ऐसा ही आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। पर जब हम पैरेलल में निकालते हैं ना, तो उसका आंसर कैसे आता है, 1/R आता है। इस 1/R प्लस 1/R सेकंड वाला, प्लस 1/R थर्ड वाला, प्लस सो ऑन 1/R n नंबर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
1 अपॉन आर कॉमन निकाल दो, पीछे क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू n। ठीक है, तो 1 अपॉन आर ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास n आ जाएगा। तो 1 अपॉन आर डैश क्या आ गया हमारे पास n अपॉन में r। तो यहाँ से अगर हम r डैश निकाल लें तो r डैश की वैल्यू क्या आई, अब ये उल्टा था ना, अब ये r डैश में निकाल रहा हूँ तो r डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, r डैश की बार r ऊपर चला जाएगा ये वाला, अपॉन में n नीचे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हो गया थर्ड। बस सेम ही हम करना जैसे पीछे किया, पुट करना हमने सेकंड एंड थर्ड किस में, इन फर्स्ट में। तो पुट करो, आई हमारे पास आ जाएगा वो इनटू ई डैश की वैल्यू इस बार क्या आई हमारे पास ई डैश की वैल्यू हमारे पास ई आई, अपॉन में आर की वैल्यू तो आर ही रही कैपिटल, इधर में इधर क्या आ गया एन अपॉन में, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ गया आर डैश की वैल्यू क्या आ गई आर अपॉन में एन। तो इसको सॉल्व करना है, पहले नीचे सॉल्व करेंगे तो ई ऊपर ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एन सबके नीचे लाओ, एन अगर सबके नीचे लाना है तो एन इधर आर ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा एन इंटू आर के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये सबसे नीचे है, इसको सबसे ऊपर ले जाते हैं। तो सबसे ऊपर अगर ले जाएंगे तो एन ई अपॉन में क्या आ जाएगा आर प्लस एन आर के बराबर आ जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया ना, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास इस केस में आता है वो क्या आता है एन ई अपॉन में आर प्लस एन आर। ठीक है, अब इसके भी स्पेशल केस करने जैसे उसके किए, तो इस केस में करते हैं हम पहला स्पेशल केस। हम मान लेते हैं कि इफ़ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है आर किसके बराबर है, 0 के बराबर हो जाएगा। सॉरी ये वाला जो छोटा होता है उसको 0 के बराबर, छोटा कौन है आर इज वेरी वेरी, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन एक्सटर्नल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन आर किसके बराबर 0 के। तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में 0 हो जाएगा, आर की जगह एन आर, तो क्या आया एन ई अपॉन में एन आर, एन के साथ एन कट गया तो क्या आया आई हमारे पास, आई आया ई अपॉन में आर। ठीक है, एक हमारे पास ये केस आ जाता है। सेकंड केस अगर हम करें, सेकंड केस अगर हम करें इसका, तो सेकंड केस आ जाता है इफ़ आर इज़ वेरी लार्जर देन इंटरनल रेजिस्टेंस लार्ज किससे एक्सटर्नल, तो इसका मतलब एक्सटर्नल किसके बराबर 0 के। तो पुट करो आई इज इक्वल टू एन ई ऐसे ही रहा, नीचे आर ऐसे ही रहा, प्लस एन कैपिटल आर की जगह 0, तो क्या बचा एन ई अपॉन में आर। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया हमारे पास एन ई अपॉन में आर। तो इस केस में देखो ईएमएफ और आर इसका रिजल्ट मान लो 10 आया, तो ईएमएफ और आर इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 10 आया होगा। पर इसके साथ क्या है, इसके साथ एन भी है, अगर एन हमारे पास कितना है 5 है तो हमारे पास आंसर कितना आता है 10। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, ये नीचे वाला मैक्सिमम वैल्यू करंट की कौन दे रहा है, मैक्सिमम करंट आ रहा है। तो इस वाले केस में क्या हो जाता है, पैरेलल के केस में याद रखना है, पैरेलल के केस में याद रखना है जब व्हेन करंट क्या होगा आपका, करंट विल बी मैक्सिमम when internal resistance is larger than external resistance। बस ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हम करते हैं अभी। तो किरचॉफ्स लॉ बेसिकली हम किरचॉफ्स लॉ को यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि हम किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करते क्यों हैं। ठीक है, तो साथ साथ में आप उतार सकते हो तो उतारते जाओ। ठीक है, तो हमें आंसर राइटिंग भी करेंगे थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो हम लिखते हैं आंसर। अब किरचॉफ्स लॉ को यूज़ क्यों करते हैं, तो लिखो दीज लॉ आर यूज्ड for solving complex इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ हमारे पास दो टाइप के होते हैं। तो लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, टू टाइप्स। ठीक है, पहला जो आ जाता है वो आ जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना है, किरचॉफ करंट लॉ, पहला लॉ होता है, इसको KCL बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, और दूसरा लॉ हमारे पास आ जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है ना, तो वोल्टेज लॉ को हम याद रखना, आपने क्या बोलते हैं, KVL। ठीक है, तो पहला लॉ हम पढ़ते हैं। तो पहले लॉ की बात अगर हम करें तो पहले लॉ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, और किरचॉफ्स क्या लिख रहा हूँ मैं, और क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, KCL बोलते हैं ना, KCL का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। और एक और बोलते हैं हम इसको, यहाँ इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। ठीक है ना, अब समझो इसको क्या बोलते हैं। तो आपने सीधी सीधी बात है, जंक्शन की बात होती है, तो जंक्शन कैसा होता है, एक पॉइंट, एक जैसे चौक मानते हो ना, एक चौक जिसके मतलब एक चौक में, चौक किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पे चारों साइड से रास्ता हो। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या जंक्शन पॉइंट है, इधर से एक रास्ता है, ऐसे करके भी है और ऐसे करके भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम मान लेते हैं, ये एंट्रेंस है, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि जो हम एंट्री लेते हैं ना, ये आपने याद रखनी है, जो हम एंट्री लेंगे उसको हम प्लस में लिखेंगे, और जो लीव करेगा, ये क्या, ये इस केस में ये करंट मान लें हम, तो ये कौन सा करंट है, एंटरिंग करंट है। ये कौन सा करंट है, ये इस पॉइंट पे आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलूँगा, एंटरिंग करंट। ये भी इस पॉइंट पे आ रहा है, इसको भी एंटरिंग करंट। ये इस पॉइंट को लीव कर रहा है, तो इसको लीविंग करंट। ये भी इसको लीव कर रहा है, इसको भी लीविंग करंट। तो किरचॉफ्स लॉ बोलता है हमें कि जो करंट हमें एंटर कर रहा है, ठीक, और जो करंट ज़ीरो कर रहा है एक जंक्शन से, तो उनका अगर हम अलजेब्रिक सम लें तो वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम अगर मान लें ऐसे लेट कर लो, चलो डेफिनेशन लिखो पहले। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल दी, मैंने बोला आपको कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम, मैंने आपको यही बोला कि जो करंट एंटर करता है वो, और जो करंट लीव करता है वो, अगर हम उनका अलजेब्रिक सम ले तो वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो अब वो ज़ीरो के बराबर कैसे होता है, तो आपने एक चीज़ याद रखना है, साइन कन्वेंशन में भी जो करंट एंटर करता है ना उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये भी एंटर कर रहा है, इसको भी पॉजिटिव, जो लीव कर रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। बस इतना याद रखना, आगे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा लूँगा। डेफिनेशन लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अलजेब्रिक सम ऑफ वेरियस करंट एंटरिंग और लीविंग, एंटर कर रहा हो चाहे लीव कर रहा हो, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, इज जीरो। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है वो क्या बन जाता है हमारे पास, आई को अलजेब्रिक सम के साथ हम ऐसे समीशन लिखते हैं, अलजेब्रिक सम करें आई का, वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है ना, वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इसकी, एक डेफिनेशन ये लिखा दी ना मैंने आपको, एक और लिख सकते हैं, जो मैंने आपको इधर ऊपर से बताया समझाया ना, एक और लिख सकते हैं हम कि करंट एंटरिंग, ये भी लाइन साथ में लिखवा लो, मैंने आपको बताया ना, करंट एंटरिंग अ पॉइंट इज इक्वल्स टू करंट लीविंग दैट पॉइंट। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी आपको मैंने सिर्फ इतना ही समझाया है कि अगर कोई हमारे पास पॉइंट है उसके ऊपर जो करंट लीव कर रहा है, उनको सबको हम अलजेब्रिकली ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है। दूसरा इसने ये बोला कि जो करंट एंटर कर रहा होता है वो करंट जो लीव कर रहा होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बोल दूं कि जो मेरे पास करंट ये मान लो इधर से करंट 5 आ रहा है, इधर से भी करंट 5 आ रहा है,
ठीक है। तो इधर से इधर करंट अगर 5 आ रहा है, 5 जा रहा है और 5 जा रहा है, अलजेब्रिकली सबको अगर ऐड करूँ तो क्या आएगा, प्लस का 5 एंटर, प्लस का 5 एंटर, ये दोनों एंटर हुए, प्लस का 5 हो गया। अलजेब्रिकली ऐड करूँ तो प्लस ही आ जाएगा, ऐड करना है तो इसका है क्या, ये क्या है, लीव कर रहा तो माइनस का 5 प्लस लीव कर रहा तो माइनस का 5, तो ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। पहले मैंने चीज़ ये बोली तो ये लिखी। दूसरी लाइन में मैंने आपको बोला कि जो करंट एंटर करता है वो किसके बराबर होता है, करंट लीव करने के। ठीक है, अब आपको पता है +5 -5 और -5 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। तो अगर इसको मैं काटूँ, ये वाले के साथ ये कट जाता है, ये वाले के साथ ये कट जाता है, तो हमारे पास इधर भी 0 ही आता है। तो इसलिए मैंने पहले ये चीज़ बोली। दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो करंट एंटर करता है वो किसके बराबर होता है, लीविंग के बराबर होता है। इसी को देख लो, ये क्या है, करंट एंटरिंग, ठीक, और ये क्या करंट लीविंग। तो 5 + 5 इसको इधर ही रखो, माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो 5 + 5। तो करंट एंटर कितना करा, 10, और करंट लीव कितना करा, 10। तो यही मैंने दूसरी चीज़ बोली आपको, इधर मैंने समझा दी। ठीक है, नीचे थोड़ा सा और नोट लिख लो आप। ठीक है, साइन कन्वेंशन के बारे में जो आपको मैंने बताया ना, साइन कन्वेंशंस जो हैं इसमें, तो साइन कन्वेंशंस क्या बोलती हैं, साइन कन्वेंशंस बोलती हैं कि जो करंट एंटर कर रहा है, करंट एंटरिंग को हम हमेशा क्या लेंगे, हमेशा हम लेंगे पॉजिटिव। करंट एंटरिंग टूवर्ड्स, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, बस लिख रहा हूँ अभी। करंट एंटरिंग टूवर्ड्स अ पॉइंट विल बी टेकन पॉजिटिव, ठीक है ना। और दूसरा क्या लिखना है, करंट लीविंग विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, बस यही चीज़ बोलनी। तो एग्जांपल देख लो, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो एक ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे I1 करंट एंटर कर रहा है, I2 करंट एंटर कर रहा है, I3 करंट भी एंटर कर रहा है। सॉरी किस काटो इसको, अरे कहाँ चले, I3 करंट भी क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो I4 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ I किसके बराबर होता है, 0 के। अब करंट I क्या कर रहा है, एंटर, तो प्लस I1, ठीक है, प्लस I1 आ जाएगा। 2 क्या कर रहा है, एंटर, तो प्लस I2। 3 क्या कर रहा है, एंटर, तो प्लस I3। 4 क्या कर रहा है, निकल रहा है, तो माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास I1 + I2 + I3 किसके बराबर हो जाएगा, I4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, करंट एंटरिंग, और ये हमारे पास आ गया करंट लीविंग। हमेशा इक्वली होता है, ये आपने याद रखना। अगर ये सारे तीनों मिला के करंट अगर 10 एम्पेयर का होगा ना, तो 10 एम्पेयर का करंट ही क्या कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा, इतना याद रखना आपने। ये आपका आ गया किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये आपका आ गया किरचॉफ्स लॉ। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल करके, एग्जांपल क्या, ये मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो ये आपका आ गया किरचॉफ्स करंट लॉ, जो क्या बोलता है, जो बोलता है एवरेज अलजेब्रिक सम ऑफ वेरियस करंट एंटरिंग और लीविंग एट पर्टिकुलर पॉइंट 0 के बराबर होता है। जो करंट एंटर करता है वो किसके बराबर होता है, करंट लीव करने के। तो अगर 10 एम्पेयर आ रहा है तो 10 एम्पेयर ही क्या करता है, लीव करता है। ठीक है, जो दूसरा इसका आ जाता है हमारे पास सेकंड लॉ। अब उसको हम क्या क्या लिखते हैं, उसको हम पहले लिख सकते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या लिखते हैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी लिखते हैं। यहाँ हम उसको क्या लिखते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL करके लिखते हैं। और फिर हम उसको क्या बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, या उसको बोलते हैं हम लूप, मैश रूल और लूप रूल, ये भी हम इसको बोलते हैं, याद रखना आपने। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये सीधी सीधी एक ही बात बोलता है, इसकी डेफिनेशन पहले करो। ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम कर रहा है ये सीधा सीधा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज, तो जितनी भी वोल्टेज होंगी एक सर्किट में उनका अलजेब्रिक सम। अब वोल्टेज, अब हमने पढ़ी है ना वोल्टेज कौन कौन सी, तो वोल्टेज तो दो प्रकार की होती है हमारे पास इस केस में सेल में। एक होती है हम बोलते हैं, एक को EMF बोलते हैं, एक हमारी नॉर्मल जो TPD होती है इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक हमारे पास इधर EMF हो जाती है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। वो कब होती है, वो होती है जब
सेल यूज़ में नहीं है। तो जब सेल में यूज़ नहीं है, जो उसके अंदर पावर होती है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, पोटेंशियल होती है। जब सेल यूज़ में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीपीडी बोलते हैं, उसको हम वी के साथ डिनोट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज, ऑल वोल्टेज कौन कौन सी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर, ठीक है, ऑल रजिस्टर्स जिसको हम वी बोलते हैं। और दूसरी कौन सी आ गई, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ऑल सेल्स इन एनी क्लोज सर्किट इज जीरो। तो इसका मैथमेटिकल हमारे पास बन जाता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ, अब बी किसके बराबर होता है, पोटेंशियल आई आर के। तो यहाँ पे आई आर करके भी लिख सकते हैं, वो भी किसके बराबर होगा, जीरो के। और कहीं कहीं और क्या होता है हमारे पास यहाँ पे और करके, ये जो ईएमएफ होती है ना वो किसके बराबर होती है, हमारे पास आई आर के बराबर भी होती है। तो ये तीन इसकी डेफिनेशनें बनती हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन तो हमारे पास ये आ गई कि जो ऑल वोल्टेज हमारे पास होती हैं, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस वी हो चाहे ईएमएफ हो, किसके बराबर, तो जीरो के बराबर। दूसरे एक और चीज़ आ जाती है कि जो ईएमएफ और हमारी ये पोटेंशियल होती है वो किसके बराबर होती है, वो इक्वल होती है दोनों में, ठीक है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। प्रूव करने के लिए अभी हमें प्रूव करते हैं हम, तो प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका मैं प्रूव करके दे रहा हूँ आपको, ये जो मैंने ऊपर समझाया ना, ये दोनों चीज़ों का। तो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक सर्किट है, एक सर्किट में हमारे पास क्या लगे हुए हैं, हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, फिर एक सेल लगा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद पैरेलल में एक और रजिस्टर लगा हुआ है, एक और रजिस्टर लगा हुआ और एक सेल लगा हुआ। इसको कनेक्ट कर लो। अब ये लूप और मैश कैसे बनाते हैं ये आपको आना चाहिए, देखना कैसे बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये हमने पैरेलल में ले लिए सारा कुछ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कनेक्ट, ये कर दिया कनेक्ट। अब आप लोगों को पता है, इसको मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, और ये क्या हो जाएगा R3। ऐसे ही इसको ईएमएफ सेल है ना, ये सेल की ईएमएफ E1 मान लो, और इसकी सेल को ईएमएफ E2 मान लो। अब ये पता है आपको, ये आपके पास पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ठीक है। अब इसको दे लो नाम A B C D E F। तो हमारे पास दो मैश बनी है, ये इसको मैश ही बोलते हैं। एक बनी A B F E, ये एक ये मैश बनी हमारे पास, ये वाली, ठीक है। और दूसरी क्या बनी हमारे पास, दूसरी हमारे पास बनी B C D और E, ठीक है। अब सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ें आपने इधर ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम करंट को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो जब हम करंट को अप्लाई करते हैं, करंट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में हमने करंट को लेना ना, उसी डायरेक्शन के साथ हमने प्लस और माइनस की साइन भी लगाने होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आ जाती है लूप कैसे लगानी। तो इस केस में बोल रहा हूँ आपको, मैं लूप लगा रहा हूँ इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन इधर से फ्लो करेगी ऐसे करके, तो एक लूप ऐसे करके लगेगी, ठीक है, एक लूप ऐसे करके लगेगी, और इधर पॉजिटिव है ऐसे करके लगेगी, दूसरी लूप ऐसे करके लगेगी, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। इसीलिए उसको लूप रूल भी बोलते हैं। तो करंट को कैसे लगाते हैं वो देखो अब। तो करंट के केस में हमने क्या करना है, पॉजिटिव करंट इधर से गया, इधर से करंट जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव है पहले, तो पॉजिटिव इधर, दूसरा एंड नेगेटिव बना देना। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो क्या हो गया हमारे पास वो करंट हो गया I1, ठीक है। I1 करंट ही जा रहा है, आगे जाके वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। एक ऊपर वाली लूप का एक करंट हो गया। दूसरी सेकंड वाली लूप पे आ जाओ, इससे जो करंट ट्रैवल कर रहा है उसको मैं मान लेता हूँ I2। तो I2 करंट जा रहा है, आके वो भी I1 करंट आया इधर से, आके इस पॉइंट पे जंक्शन पे रुक गया, और इससे करंट आया, इससे जो ये I1 करंट आ रहा है, और इधर वाली साइड जो करंट जा रहा है ये कौन सा आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, ठीक है। अब ये इस जंक्शन पे रुक गए, अब आगे जाने का एक ही रास्ता, तो करंट इधर ही जाएगा। अब करंट इधर कैसे जाएगा, तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे क्या लगाना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे KCL लगाना है,
ठीक है। तो करंट जो एंटर कर रहा है इस पॉइंट पे I1 करंट भी एंटर कर रहा है तो प्लस का होगा, और I2 करंट भी एंटर कर रहा है और किसका होगा, ये भी प्लस का होगा। अब हमने पढ़ा है करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो अगर हम ये लेट कर लें कि इधर जो करंट जा रहा है वो कौन सा है, I3, तो ये किसका क्या मतलब हो जाएगा, I1 और I2 कौन सा करंट है, जो करंट एंटर कर रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, जो करंट लीव कर रहा है इस जंक्शन को वो कौन है, I3। तो इधर आ जाएगा I3। तो करंट ऐसे करके मूव कर रहा है, तो जब करंट इधर ऐसे करके मूव करेगा, ये पहले जो साइन आएगा पॉजिटिव, फिर इधर कौन आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही जो I2 वाला करंट है पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन आपको समझ आएगा, डायग्राम समझ आएगी, एक बार फिर से समझा रहा, कुछ नहीं करा मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ मैंने क्या किया, करंट मैंने लूप बनाई। तो वो लूप कैसे बनी, ऐसे करके, नीचे वाली लूप में करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव है तो जो भी पहला एलिमेंट आता है उसकी साइड पॉजिटिव ही लगाना है। उसकी साइड जब इधर से गए, जब पहला एलिमेंट कौन आया, R1, तो इधर पॉजिटिव लगा दिया, दूसरी साइड उसका नेगेटिव लगा दिया। ऐसे करके पहुँचे इस जंक्शन पे आ गए। इधर रुकना पड़ा हमें क्योंकि आगे करंट कहाँ जाएगा, नीचे से स्टार्ट हुए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले पॉजिटिव लगा दिया तो इधर आके रुक गए। यहाँ पे हमने क्या जंक्शन रूल लगाया, जो करंट इस पॉइंट पे एंटर कर रहा था, उनको ऐड कर दिया। किसके बराबर होता है, जो करंट लीव करता है, तो I3 के बराबर हो गया। तो अब I3 करंट ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, इधर प्लस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया। अब ये करंट ऐसे करके जाएगा और ऊपर ख़त्म हो जाएगा। ऊपर तो अब इधर तो कुछ लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इधर ऑलरेडी ये बैटरी लगी हुई है, हमारे पास बैटरी का नेगेटिव इधर है। ऐसे ही इस केस में नीचे भी लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर ऑलरेडी बैटरी का नेगेटिव लगा हुआ है। अब सिंपली हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इधर हमने KBL अप्लाई करना है। KBL कैसे अप्लाई करते हैं ये आपने ध्यान में रखना है। अप्लाइंग, बस जैसे जैसे डायरेक्शन में जाना नेगेटिव पॉजिटिव यूज़ करते हैं ना। अप्लाइंग KBL इन मैश बोलते हैं, और किसको बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो जैसे ही करंट हमने चलाया ना वैसे ही आपने लगाना, ठीक है। अब करंट हमने चलाया तो इधर से मान लो A से चला, तो A पहले आ गया, फिर कौन है, B आ गया, फिर ऐसे करके करंट गया कहाँ पहुँचा, E पे, E से ऊपर गया F पे, ठीक है। फिर F से कहाँ तक जा रहा है, A तक। तो ये हमारे पास मैश आ गई। जैसे जैसे चलेंगे वैसे ही लिखेंगे। तो इसको अगर हम करें तो सबसे पहले जब करंट इधर से निकला तो करंट क्या है, I1 रजिस्टर I2, कौन सा है, पॉजिटिव एंड है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव का हमारे पास I1 करंट आ गया और रजिस्टर I1 से निकला। उसके बाद पास होते हुए गया, इस पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ से जब आगे गया करंट क्या है, I3, ठीक है। पास किससे हुआ, पॉजिटिव ही है ना, तो पास किससे हुआ, R3 से, तो यहाँ पे R3 लिख लेना। उसके बाद ऐसे करके जाएंगे ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा साइन आया, पहले नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख लेंगे। अब नेगेटिव है किसका, EMF का, तो EMF किसके बराबर होती है, हमने पढ़ा अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एंड EMF किसके बराबर, 0 के बराबर, तो इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है जो I3 है किसके बराबर है। यहाँ पे I3 के केस में KCL लगाया हुआ है, किसके बराबर, I3 I1 प्लस I2। तो हमारे पास क्या आएगा, I1 R1 प्लस I3 की जगह क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। किसके बराबर है, I1 I2 के बराबर हो गया I3, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, अप्लाई किया, अगर हमने अप्लाई किया यहाँ पे KCL अप्लाई किया तो I3 किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2। KCL अप्लाई किया हमने एट B पॉइंट पे, ठीक है। I3 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी वाली मैश में आ जाओ, अप्लाई KBL इन मैश। अब इस मैश का नाम क्या लेंगे, उधर से स्टार्ट करना है जहाँ से करना। तो हमने कहाँ से किया इसको, हमने मान लिया ये हुई स्टार्ट D से, तो D फिर C फिर B फिर E, लास्ट में आकर D पे ख़त्म हुई। तो करो इसको, सबसे पहले क्या आ जाएगा, जब आप इधर से चले आया I2 प्लस का, साथ में R2 भी प्लस का, फिर आगे चले आप I3 प्लस का, साथ में R3 आ जाएगा। फिर आ गया इधर आके क्या आ गया, माइनस आ गया हमारे पास CA, तो माइनस का क्या है, E2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, डेफिनेशन बोल रही है। I2 R2 प्लस में I3 किसके बराबर है, I3 हमने निकाला है ऊपर, I1 प्लस I2 के बराबर, R3 आ जाएगा माइनस E2, इसके ऊपर 0 का, इसको सेकंड कर दो। अब क्या करना, हमने सब्ट्रैक्ट करना फर्स्ट और सेकंड को, याद रखना क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली वाली इक्वेशन लिखो क्या है, इधर से हम उतार लेते हैं उसको नीचे, पहली वाली इक्वेशन को कॉपी करो
कॉपी कर ली पहले वाली इक्वेशन हमने, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन को भी हम इधर से नीचे लिख लेते हैं। ये हमारे पास आई दूसरी वाली इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई दूसरी वाली इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट हमने इसलिए बोला है, ठीक है। अगर तो ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म में कुछ फ़र्क होता ना, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे ऊपर वाले ये वाले नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, या सेम वाले कुछ। अब देखो ये सेम है ना, I1 I2 R3 ये दोनों सेम है, प्लस प्लस, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वाली प्लस की है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। ये वाला प्लस की है, माइनस। ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। करो इसको, जब इसको करेंगे सीधा सीधा दिख रहा है, ये वाली टर्म माइनस की होगी, ये दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कट जाएगा। पीछे कौन बचा, I1 और ये माइनस की टर्म R2 I2 R2, ये वाला कट गया। इधर क्या बचा, माइनस का E1 और प्लस का E2, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। होता क्या, जो नीचे वाली टर्म होती है ना, तो ये जो साइन लगाए ना, ये टर्म इसकी बन जाती है। जैसे ये पॉजिटिव की थी ऊपर, तो नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव की बन गई, ठीक है। वही उस हिसाब से हमने कर लिया। अब यहाँ से अगर आप देखो, हमारे पास यहाँ से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे करूँ, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, I1 R1 माइनस I2 R2, ठीक है। इधर क्या करूँ, प्लस कर लूँ। अगर प्लस कर लेता हूँ तो पहले कौन सी टर्म आएगी, E2 और माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब ये I1 R1 ये क्या है, ये अलजेब्रिक सम है किसका, I और R का, ठीक है। I और R का अलजेब्रिक सम ये हो गया, प्लस ये किसका अलजेब्रिक सम है, E का, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया I R किसके बराबर होता है, V के, तो अलजेब्रिक सम ऑफ V E। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एक केस आ गया, अलजेब्रिक सम ऑफ EMF प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ, मतलब बी लिख लो आप, अगर IR लिख लो, बी लिख लो, जो लिखना है, किसके बराबर, 0 के बराबर। एक चीज़ प्रूफ हो गई, ठीक है, एक चीज़ प्रूफ हो गई। इसी चीज़ को, ये जो ये वाली चीज़ है ना, इसी चीज़ को देखो, अगर मैं थोड़ा सा और घुमाता, अगर मैं इसको थोड़ा सा और घुमाता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ठीक है। इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता था, इसको तो मैं ऐसे ही रखता, इसको मैं ऐसे ही रखता, ये मेरे पास आ जाता अलजेब्रिक सम ऑफ, ये मेरे पास आ जाता अलजेब्रिक सम ऑफ IR, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये क्या बचा, E1 प्लस E2 0 के बराबर है, तो IR यहाँ पे क्या, माइनस अलजेब्रिक सम ऑफ E इज इक्वल टू 0। इसको मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ तो IR किसके बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास दूसरी आई थी अलजेब्रिक सम ऑफ E किसके बराबर, IR। दोनों जो है हमारे पास प्रूफ हो गए। पहला केस क्या प्रूफ किया हमने, कि अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड वोल्टेज किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो ये आ गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि EMF और पोटेंशियल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, वो भी प्रूफ कर दिया। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो सबसे पहले ये बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, तो इसके बारे में हम लिखते हैं बीट स्टोन ब्रिज। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, उसको फाइंड करते हैं। तो लिखो, द ब्रिज इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम की बात करते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल वगैरह हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास ना, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 रजिस्टेंस होते हैं, जिसको हमने क्लोज सर्किट की डायग्राम में इसको बनाते हैं। 4 रजिस्टेंस होते हैं इसमें, जिनको हम ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है। 4 रजिस्टेंस होते हैं हमारे पास, इनको हम नाम ले लेते हैं P Q R और S, और बीच में यहाँ पे हमारे पास होता है गलवानामीटर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये, इस पॉइंट को मान लो A, इस पॉइंट को मान लो B, इस पॉइंट को मान लो C, और इस पॉइंट को मान लेते हैं D। तो इसके क्रॉस हम क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं हम, ठीक है।
इसके क्रॉस हम लगा देते हैं बैटरी, बैटरी हमारे पास आ गई, ये हमारे पास एक सेल आ गया, ठीक है। पोटेंशियल इसमें ए पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें बेसिकली होते हैं क्या, इसमें हमारे पास, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो पी और क्यू है ना, ये हमारे पास नाउन रेजिस्टेंस होते हैं, इनकी वैल्यू हमें पता होती है। जो हमारे पास आर है, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसको वेरिएबल है मतलब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे क्या होता है, अननाउन रेजिस्टेंस, अननाउन रेजिस्टेंस होता है। तो अननाउन रेजिस्टेंस ही कौन बताता है, अननाउन रेजिस्टेंस के बारे में ही व्हीटस्टोन ब्रिज बताता है, ठीक है। अब होती क्या बात है, देखो अगर हमें 3 रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, चौथा को हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम जो ये वेरिएबल वाला है ना, हम इस वेरिएबल को इस तरीके से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि ये जो गलवानामीटर है, गलवानामीटर क्या करता है, गलवानामीटर क्या करता है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है ना, गलवानामीटर स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, गलवानामीटर हमारे स्मॉल करंट के बारे में दिखाता है। तो ये दोनों तो फिक्स होते हैं, ठीक है, पी और क्यू क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इनको तो हम नहीं छेड़ सकते। पर हम आर को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो आई जी, जहाँ पे जो आई जी करंट आता है ना गलवानामीटर में, स्मॉल करंट, वो कैसे हो जाए, जीरो हो जाए। जब वो आई जी जीरो हो जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। तो उस बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा P अपॉन Q वो किसके बराबर होता है, R अपॉन S के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जब ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, तो इधर से हम S की वैल्यू जो अननोन रेजिस्टेंस की आराम से निकाल सकते हैं। S ऊपर ले जाओ, P और Q इधर ले, दूसरी साइड ले जाओ, तो R इधर रहेगा, P साथ में Q ऊपर आएगा और P, तो ये ऐसे करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यही सारी कंडीशन है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाई कि हमारे पास पी और क्यू क्या होते हैं, नाउन रेजिस्टेंस होते हैं, आर हमारे पास वेरिएबल होता है, एस हमारे पास अननाउन रेजिस्टेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, गलवानामीटर जो होता है, जब गलवानामीटर के अक्रॉस ऐसे करके हमारे पास होता है ना गलवानामीटर, ऐसे करके गलवानामीटर होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, यहाँ पे जीरो वाली सुई होती है, यहाँ पे छोटी छोटी होती है ऐसे करके। तो यहाँ से गलवानामीटर की सुई होती है, गलवानामीटर में कुछ ना कुछ करंट तो जा ही हो रहा है, जाता ही रहता है। जब हम हफ्ता, तो हम क्या करते हैं, बैलेंस कंडीशन के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस आर को इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं कि जो इसके अक्रॉस करंट है वो क्या आ जाए, जीरो। तो जब जीरो आ जाएगा, तो ये वाली सुई आपकी कहाँ हो जाती है, इसके ऊपर। जब ये वाली सुई आपकी इसके ऊपर हो जाती है, उस टाइम हम बोलते हैं कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस की कंडीशन क्या है हमारे पास, ये। तो जब ये अब हमारे पास बैलेंस की कंडीशन आ गई, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें दोनों को पता है, इसको हमने एडजस्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई कि कितना एडजस्ट किया हमने। तो यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये है सारा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब जो जो मैंने बोला है ना, इधर आपको समझाया, उसी को थोड़ा लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ मैं, चलो। तो इसको लिखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, फिर जो मैंने इधर कंस्ट्रक्शन की है ना, ये भी लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं हम, हमारे पास आ गया अभी प्रिंसिपल। तो लिखो, इट वर्क वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when there is no current flow through galvanometer, that is Ig is equals to 0 हो जाएगा, then the bridge is said to be balanced under condition। तो बैलेंस कंडीशन आपको मैंने क्या समझाई, क्या होता है, P अपॉन में Q की रेशियो किसके बराबर होती है, R अपॉन S की रेशियो की, ठीक है। ये हमारी बैलेंस कंडीशन है। तो हमने इस बैलेंस कंडीशन को हमने करना होता है। ये बैलेंस कंडीशन कब आती है, ये वाली कंडीशन आती है जब हमारे पास आई जी की वैल्यू क्या हो, जीरो के बराबर हो,
तब आती है बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। उसके बाद जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखो, कंस्ट्रक्शन आ गई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने बोला हमारे पास 4 रेजिस्टेंस थे, है ना, 4 रेजिस्टेंस थे। लिखो इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस क्या लिए थे हमने, पी क्यू आर एंड एस लिए थे। ठीक है, पी क्यू आर एंड एस लिए थे। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने बोला पी और क्यू क्या है, नाउन है, आर वेरिएबल है और एस अननाउन। तो लिखो पी एंड क्यू आर नाउन, सॉरी अननाउन लिख रहा हूँ, आर noun resistance, R is variable and S is unknown resistance। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने क्या किया था, ये ले लिया ना, पी क्यू आर के बारे में पढ़ लिया इन दोनों में। उसके बाद हमने क्या पोटेंशियल लगाई, पोटेंशियल कहाँ से कहाँ लगाई, ए और सी के क्रॉस लगाई। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस ए एंड सी एंड उसके बाद हमने गलवानामीटर भी लगाया, गलवानामीटर is connected between टर्मिनल। देखो गलवानामीटर कहाँ पे कनेक्ट किया, तो गलवानामीटर कहाँ कनेक्ट किया, बी और डी के बीच में गलवानामीटर रखा है। तो लिखो यहाँ पे बिटवीन टर्मिनल बी एंड डी। उसके बाद मैंने इधर आपको क्या बोला, मैंने बोला कि अगर हमें इसको बैलेंस कंडीशन में लाना है तो इसको बैलेंस कंडीशन में कैसे लाएंगे, हम इस आर को, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे बना लो, हम इस आर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए हमारे पास क्या आ जाए, गलवानामीटर के क्रॉस जो आई जी करंट अब बनेगा हमारे को, बताऊंगा मैं आई जी करंट कहाँ से आएगा ये भी बताऊंगा। करंट जब इसको हम इसके अंदर जब करंट लगाएंगे ना, वो तब बताऊंगा मैं, करंट को शो करेंगे कैसे कैसे करंट मूव करेगा। तो इसके क्रॉस एक करंट बनता है आई जी, वो जीरो हो जाता है। जब वो जीरो हो जाता है तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। तो उसको लिखेंगे कि वो कैसे करेंगे, लिखो एज की इज क्लोज्ड, करंट स्टार्ट flowing in the bridge and galvanometer show deflection। ठीक है, गलवानामीटर शो डिफ्लेक्शन। अब क्या करते हैं हम, फिर क्या करते हैं हम, फिर आर को एडजस्ट करते हैं। नाउ रजिस्टर आर is adjust so that galvanometer shows zero deflection। ठीक है, when zero deflection when galvanometer needle is at zero। ये हमारी थ्योरेटिकल जो भी हमने करना था, हमने थ्योरेटिकल ये सारा हमने बता दिया। ठीक है, अभी डायग्राम में, डायग्राम के जो मैंने डायग्राम के लिए बताया वही है यहाँ पे। अब इसको कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे लेके आ जाते हैं ताकि हम इसको इधर समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ कर लो इसको कॉपी पेस्ट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम करंट को फ्लो कराते हैं एक बार। ठीक है, देखो बी से पॉजिटिव से करंट गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में जब गया तो इस इधर जो करंट जा रहा है वो कौन सा करंट है, इधर जो हमारे पास करंट जा रहा है वो करंट कौन है, आई करंट है, जो कि ऐसे करके हमारे पास आया, ऐसे करके जा रहा है।
आई करंट जब इस पॉइंट पे पहुंचा, ये किधर जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे वाली साइड भी जा रहा है। तो हम मान लेते हैं ये जो ऊपर करंट गया वो कितना गया, I1 गया। अगर ऊपर करंट I1 गया तो इधर वाली साइड कौन जाएगा, जैसे मान लो अगर करंट है 10 एम्पियर का तो इधर कितना चला गया, इधर अगर 4 एम्पियर गया तो इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा 10 माइनस 4 एम्पियर। तो वही मैंने लिखना है, इधर लिख दो 10 एम्पियर कौन I और 4 एम्पियर का माइनस I1, इधर ये लिखना था। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, इसको मिटा देते हैं, ऊपर से आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, उसके बाद देखो, तो मैंने बोला इधर आई करंट था, I1 ऊपर चला गया, जितना बचा वो इधर वाली साइड चला गया। फिर करंट पहुंचा इस पॉइंट पे, जब इस पॉइंट पे पहुंचा अब फिर से इसकी दो डायरेक्शन बन रही है, एक ये और एक ये वाली। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इधर कौन सा करंट जा रहा है, IG, क्योंकि इसके क्रॉस जो गलवानोमीटर के क्रॉस करंट होगा वो कौन होगा, IG होगा। तो इधर कौन सा करंट जा रहा है, IG। तो इधर कितना जाएगा, इस I1 में से IG को माइनस कर दूंगा तो ये इधर वाली साइड चलेगा नीचे। ऐसे ही फिर मैं अगर डी पॉइंट की बात करूं, अब डी पॉइंट पे देखो करंट कौन कौन सा आ रहा है। ए करंट इस पे आ रहा है, ये वाला जो करंट आ रहा है, ये वाला करंट जो आ रहा है, ये करंट कौन है, आई माइनस आई जी, I-I1। और एक करंट ये आ रहा है इस पे, ये कौन सा, IG। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये एज अ जंक्शन अगर काम कर रहा है तो जंक्शन पे एंटरिंग जो करंट होता है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इसको हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा I-I1 और प्लस साथ में क्या आ जाएगा, IG। ऐड करते हैं। फिर अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, सी की। अब सी पे देखो, सी पे हमारे पास करंट कौन जा रहा है, ये वाला, और सी पे दूसरा करंट कौन आ रहा है, ये वाला। दोनों जब इधर पहुंचेंगे, ये भी एंटरिंग करंट है, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, I-I1 प्लस IG, और ऐड ही करना है, प्लस फिर से क्या आ जाएगा, I1 और माइनस IG। अब यहां से देखो, यहाँ से आगे जो करंट जाएगा वो कौन जाएगा, IG माइनस का है, IG माइनस का है, I1 प्लस का है और I1 इधर माइनस का, तो पीछे कौन बचा, I बचा। तो यहाँ पे कौन सा करंट आ गया, I। तो B से करंट क्या कितना निकला था, I, B पे और यहाँ पे पोटेंशियल पे करंट वापस कितना आ रहा है, I। तो ऐसे ही करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अब इसमें हमने क्या लगाना है, लूप लगानी होती है। ठीक है, लूप लगाने से पहले हमने साइन कन्वेंशन हम लगा देते हैं। तो आपको पता है इधर से अगर करंट जा रहा है, पॉजिटिव करंट जा रहा है, I1 इधर गया तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव आ जाएगा। ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि जिस वाली साइड से करंट जा पॉजिटिव वाली साइड से लेना तो पहले वाला एंड को पॉजिटिव लेना, दूसरा क्या हो जाए, नेगेटिव। ऐसे ही इधर वाली साइड ये एरो है तो इधर कौन आएगा, पॉजिटिव, इधर कौन आएगा, नेगेटिव। एरो इधर है पॉजिटिव आएगा, इधर कौन आएगा, नेगेटिव। इधर वाली साइड एरो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऊपर वाली साइड एरो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमने चलानी है लूप। तो ये दोनों ये वाली और ये वाली डायरेक्शन सेम है, ये अपोजिट है, तो इसमें लूप चला लेते हैं, ऐसे करके ऐसे करके लूप चलेगी इसमें। ठीक है, इसमें ये वाली डायरेक्शन, इसमें कौन सी, देखो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन सेम, तो इसमें लूप चला लो आप, ऐसे करके चला लो, ये लूप हमने चलानी। तो बस इसी क्वेश्चन को इधर से ही अब हमने कर लेना। अब हमें पता ही है इधर से हमने, जैसे हमने KVL अप्लाई कैसे करते हैं, अब KVL अप्लाई करना सीधा। तो अभी तक हमने जो किया की बात देखेंगे, KVL अप्लाई कर दो, तो करो, लिखो अप्लाई KVL इन लूप। पहले लूप कौन सी है हमारे पास, ए बी डी ए। तो क्या आ जाएगा, पहले करंट कौन सा, I1 और रेजिस्टेंस कितना है, P। तो PI1 प्लस का आ जाएगा। फिर ये फिर से आ जाएगा करंट क्या है, IG, और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, G। तो ये आएगा प्लस का IG और साथ में G। और दूसरा वाला जब इधर ऊपर वाली साइड जाता है, माइनस पहले आ रहा है तो माइनस लिखेंगे, रेजिस्टेंस क्या है R, और करंट क्या है I माइनस I1। किसके बराबर होता है, क्लोज उसमें 0 के बराबर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी हमारे पास आ जाएगी अप्लाई KVL इन लूप। अब दूसरे वाली लूप में अप्लाई कर, दूसरी वाली लूप कौन सी, देखो DCB, B और D। ठीक है, DCB और D करो अप्लाई। तो S से स्टार्ट करते हैं, S पे कौन सा है, पॉजिटिव है, तो S और साथ में I1 माइनस I माइनस I1 प्लस में IG। ठीक है, और उसके बाद ये पहले क्या आ रहा है, माइनस, तो माइनस का Q, साथ में कौन, I1 माइनस IG। और इधर क्या आएगा, ऐसे करके लूप, देखो लूप मैंने ये बनाई हुई तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। ठीक है, इधर से स्टार्ट किया, ऐसे करके इधर आके खत्म करो। तो ये लास्ट में कौन है, प्लस करंट क्या है IG, और इधर क्या है G, इसके बराबर 0। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो,
ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, हमने इस वेरिएबल को एडजस्ट करना है इस तरीके से कि आई जी क्या आ जाए 0। तो लिखो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर is adjust in such way that current across governor इज 0। तो मतलब आई जी क्या हो जाएगा, आई जी को 0 के बराबर हो जाएगा। तो आई जी जो 0 है, इसको करो पुट वैल्यू ऑफ आई जी इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो करो पुट, फर्स्ट में करोगे पुट तो क्या आएगा, पहले क्या है पी आई वन, फिर इधर क्या है आई जी की वैल्यू 0 पुट करके तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पीछे कौन बचा, माइनस आर आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, पी आई वन ऐसे ही रहने दो, उसको दूसरी साइड ले जाए तो आर प्लस का हो जाएगा। इसको मान लो आप थर्ड, रोमन नंबर्स में लिखो। ऐसे ही दूसरी वाली टर्म देखो, ये वाली, इसमें भी क्या करो पुट, हम 0 पुट किया ना, इसमें भी जब 0 पुट करोगे तो एस 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 ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है एक्यूशन फर्स्ट, तो ये आएगी एक्यूशन सेकंड बिकम्स ऐसा आ गया। आई की जगह आई रहेगा, माइनस आई वन रहेगा, आई जी की जगह 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, ये मिटा ही देते हैं साथ, आई जी की जगह 0 आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, माइनस क्यू, तो क्यू रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस ही रहेगा। साथ में क्या है क्यू, क्यू आया, और इधर क्या रहेगा, सिर्फ आई वन रहेगा, क्योंकि आई जी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो इधर सिर्फ आई वन रहा, और इधर आई जी है तो ये तो पूरी टर्म 0 है, इसको भी 0 के बराबर लिख दो। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, अगर हम यहाँ से क्या करें, माइनस क्यू अपॉन आई वन इधर ही रहने दें और इस वाले को उधर ले जाए, तो ये माइनस एस अपॉन आई माइनस आई वन हो जाएगा। माइनस के साथ माइनस कट जाएगा तो क्यू किसके बराबर आएगा, क्यू आई वन किसके बराबर है, एस आई माइनस आई वन के बराबर है। इसको आप मान लो फोर्थ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, नेक्स्ट लास्ट स्टेप है डिवाइड थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या आएगा, पहले राइट हैंड साइड इसके साथ डिवाइड कर दो, पी आई वन अपॉन में क्यू आई वन आ जाएगा इज इक्वल्स टू आर आई माइनस आई वन, और साथ में एस क्या आएगा, आई माइनस आई वन। तो इधर देखो आई वन से, देखो आई वन से आई वन कट जाएगा, आई माइनस आई वन से आई माइनस आई वन कट जाए, पीछे क्या बचा आपके पास, देखो पीछे क्या बचा, पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। तो यही आपकी क्या होगी, बैलेंस कंडीशन होगी। क्या होगी, बैलेंस कंडीशन ऑफ बीटस्टोन ब्रिज, बीटस्टोन ब्रिज एट आई जी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यही हमने बैलेंस कंडीशन हमने सॉल्व करनी थी। जब हमारे पास बैलेंस कंडीशन आ गई, बैलेंस कंडीशन आ जाएगी ना जो हमारे पास, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हम इधर से एस की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही था आपका बीटस्टोन ब्रिज। तो इसी के साथ जो आपका ये पूरा चैप्टर था ना, जो पूरा चैप्टर था इसकी पार्ट 1 मैंने पहले डाल दिया था, और पार्ट 2 मैंने इस चैप्टर का अभी डाल दिया। ठीक है, तो ये जो आपका है ये आपका पूरा खत्म हो गया। जो पार्ट कहाँ से स्टार्ट करा था हमने, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसमें हमने कम्बिनेशन ऑफ सेल्स किया। ठीक है क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया इसमें किरचॉफ्स लॉ, और नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का वो था बीटस्टोन ब्रिज। तो इसी के साथ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इसी के साथ आपका समाप्त होता है। ठीक है, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप करता हूँ वो आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बेटा अगर ये समझ आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करो, आपके जितने भी दोस्त हैं, क्लास स्कूल के दोस्त हैं, ट्यूशन्स के दोस्त हैं, उनको आप शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियो से बेनिफिट ले सकें। और अगर ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो उससे हमें भी क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो हम और इस पे काम करेंगे और अच्छे से वीडियो बना के आपका आपका सिलेबस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम क्या बोलते हैं ख़त्म करेंगे, ताकि आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सकें। तो थैंक यू बेटा।